स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो ऑफिशियल मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों का जारी किया गया था बोर्ड की तरफ से 2025 एग्जाम के लिए, उसके आंसर की को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऑफिशियल मॉडल पेपर के आंसर की को आप लोगों के लिए जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दें, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आपसे एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से कि कोई भी चूज करके आपको क्वेश्चन कितना बनाना है, तो केवल और केवल 50 ही क्वेश्चन बनाना है, 50 से ज़्यादा नहीं बनाना है। कई बच्चे क्या करते हैं 50 के बदला 70-80 क्वेश्चन बना देते हैं, तो वो सोचते हैं ऐसा सोचते हैं कि मेरा क्या होगा कि 1 से लेकर 70 तक चेक होगा, जो सही होगा वो सही कर देंगे और जो गलत होगा वो गलत कर देंगे। तो ऐसा होता ही नहीं है। क्वेश्चन चेक कैसे होता है, अगर आप लोग 70 या 80 क्वेश्चन बना देंगे तो होगा क्या, जैसे अगर 80 क्वेश्चन बना दिए तो होगा क्या 1 से लेकर केवल 50 तक ही आपका क्वेश्चन चेक होगा। अगर आप लोग जैसे 51 के बाद जो भी क्वेश्चन सही भी बनाए होंगे ना, वो चेक ही नहीं होगा, केवल 50 तक ही चेक होगा। यानी कि कुल मिलाकर के आप जितना भी बनाए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन की संख्या केवल 50 ही चेक होगा। इसलिए आपको क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन होगा उसको अच्छे से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक एग्जाम में पढ़ना है और सब मिलाकर के चूज करके आपको केवल और केवल 50 ही क्वेश्चन बनाना है, 50 से ज़्यादा नहीं बनाना है। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और 50 आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में बनाना है, हिस्ट्री में बनाना है। ऐसा नहीं कि कई बच्चे उठेंगे और ज्योग्राफी में, होम साइंस में भी 50 बना के आ जाए, ऐसा नहीं करना है। होम साइंस में या फिर ज्योग्राफी में आपको 70 क्वेश्चन आएंगे तो 35 ही बनाना है, चाहे म्यूजिक में, इस सब में आपको ध्यान रखना है ये सब बात, ठीक है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया उसके पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 54 और 55 है, यानी कि आर्टिकल 54 और 55 जो है उसमें वर्णित किया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या होती है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री को कहा जाता है कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी, यहाँ पर संकट काल होगा, सकत लिखा हुआ है ना, तो ये गलत दिया गया है, यहाँ पर होगा संकट काल। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होते हैं वो देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। तो राज्य के शासन में जो केंद्र का प्रतिनिधि है वो राज्यपाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो राज्यपाल को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद का विधायक होना अनिवार्य होता है, तो 6 महीने में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत की राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य में राष्ट्रपति अपना शासन लगा सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। तो राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। कौन भारत के राष्ट्रपति पर क्या कर सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं, तो संसद ही एक ऐसी संस्था है जो कि राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगा सकता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सांसद। सांसद नहीं, संसद। सांसद मतलब कोई एक व्यक्ति होता है और संसद मतलब पूरा संसद भवन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। कौन सा सदन जो होता है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला सकता है, तो लोकसभा ला सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति उपराष्ट्रपति करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यों में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यों में जो मंत्रिपरिषद होते हैं ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधानसभा के प्रति।
अगला क्वेश्चन है, राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? तो राज्यों में विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल आदेश जारी कर सकते हैं? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके की अंतर्गत जो है राज्यपाल जो होते हैं वो आदेश जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जो राज्यपाल होते हैं वो आदेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का ऐसा कोई गेस क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाए जिसे आप लोग पढ़कर बहुत ही कम समय में अच्छा नंबर ला सकें और उस नोट्स को जितना क्वेश्चन रहे उसमें उसको अगर पढ़ ले तो आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाए, सारा का सारा क्वेश्चन आपका टकरा पाए एग्जाम के क्वेश्चन से, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न मिलेंगे और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू यानी पिछले साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी 2012 से लेकर के 2024 तक, यानी पिछले 12 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और एक ऐसा पीडीएफ है, अगर इसको कोई भी स्टूडेंट पढ़ ले, कोई भी बच्चा पढ़ ले जिसका कि सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है, तो उससे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं। अब इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे आपको बोल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं? तो वो इसलिए बोल रहे इसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐड किया गया है। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो आपके पॉलिटिकल साइंस में टोटल 18 चैप्टर हैं। 18 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का, वो इस पीडीएफ में ऐड किया गया चैप्टर वाइज। सेकंड पीडीएफ जो है इसका, इसमें ऐड किया गया लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो भी चैप्टर वाइज ऐड किया गया, यानी कि पहला चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है सारा इसमें ऐड किया गया चैप्टर वाइज। समझ गए? जैसे पहला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न है या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। फिर सेकंड चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो ऐड किया गया। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें ऐड किया गया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। समझ गए? और तीसरा पीडीएफ में आपको 12 साल का, पिछले 12 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए सारा का सारा क्वेश्चन आपको एक ही पीडीएफ में आंसर के साथ मिल जाएगा। अब इतना सब कुछ जो मिल रहा है ये आपको मिलेगा कितने में? तो केवल और केवल 20 रुपीज में, यानी कि 20 रुपये में। अब पूछिएगा इतना कम क्यों रखे हुए? अब इतना कम रखे कि कई लोगों का क्या होता है ना, वो सुनते हैं कि 20 रुपये इसमें हमें क्या ही मिल जाएगा, तो वो सुन करके उनको मन में होता है कि इसमें क्या ही मिल जाएगा, इसलिए वो लेते ही नहीं है। कई बच्चे ऑलरेडी इस पीडीएफ को ले चुके हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 20 रुपये इसका प्राइस इसलिए रखें, इतना कम इसलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकेगा। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि गेस्ट पेपर नहीं खरीद पाते हैं, या फिर क्या होता है क्वेश्चन बैंक नहीं खरीद पाते हैं, या कोई महंगी किताब नहीं खरीद पाते हैं, तो उन लोगों के लिए इस पीडीएफ का प्राइस इतना कम रखें ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से कर पाएगा। समझ गया? जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, उनको लगता है कि तो मेरा सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं है, या थोड़ा बहुत पढ़े, उनको डर है एग्जाम का कि कैसे क्या होगा, तो वो लोग तो खास रूप से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसमें जितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है? तो अब तो ये बात हुई पीडीएफ की और कितने में मिलेगा वो। अब ये मिलेगा कहाँ पे? तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर होगा ना उस व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा। जैसे सिंपल कोई आपको फोटो भेजता है या कोई पीडीएफ भेजता है, उसी तरह से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। अब मिलेगा कैसे? तो देखिए ये नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है? केवल और केवल आपको 20 रुपये यानी कि 20 रुपीज आपको पे करना है। 20 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल रहा है। 20 रुपीज पे करके इस नंबर पे, उसके बाद आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और एक छोटा सा मैसेज कर देना है पॉलिटिकल साइंस। मैसेज इसलिए कर देना है ताकि पता चल जाए कि आपको किस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए। समझ गए? स्क्रीनशॉट भेज देना है इसी नंबर से व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप पे, और आपको एक मैसेज कर देना है पॉलिटिकल साइंस। आपको जो पीडीएफ है वो तुरंत मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब तो इस पीडीएफ में एक और पीडीएफ ऐड कर दिया गया, चौथा पीडीएफ, जो कि रहेगा आपका जो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर में जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका भी आंसर आपको अब मिल जाएगा। न्यू जो मिल रहा है जिस सभी बच्चों को उसमें, जिसमें कि चौथा पीडीएफ यही रहेगा। उसमें पॉलिटिकल साइंस का जितना भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऑफिशियल मॉडल पेपर में जारी किया गया उसका भी आंसर अब आप लोगों को मिल जाएगा चौथा पीडीएफ में। यानी कि आपको टोटल 4 पीडीएफ मिलेगा और केवल मिलेगा कितने में? तो 20 रुपीज में। 20 रुपीज में मिलेगा, इसीलिए क्योंकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा। समझ गए? चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 17 नंबर है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वो कौन थे? यहाँ पर कौन होते हैं, कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो संपन्न हुई थी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी कहाँ पे? तो संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 389 होती है भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई है? कितनी समितियां की गठन की गई है किसके लिए? संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए। तो 13 समितियों का गठन किया गया है। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए 13 समितियों का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? किस मामला में ना सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसने घोषणा किया कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है? किस मामले में घोषणा किया? तो बेरबुरी केस में। किसमें? तो बेरबुरी केस में, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना शब्द में जोड़ा गया था? हमारा जो संविधान का जो सबसे पहला पेज है ना उसमें प्रस्तावना दिया गया और उस प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है इसको किस संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था ये आपको बताना है। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लाया गया? यानी कि वो कौन सा देश का संविधान है जहां से भारत का जो नीति निर्देशक तत्व है उस सिद्धांत को लाया गया? किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? अब संविधान में जो संशोधन बार बार किया जाता है, इस संशोधन की प्रक्रिया जो है इस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में वर्णित है, 368 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है ये भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है? किस देश के संविधान से लिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई थी? सबसे पहले किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था जो है इसकी स्थापना की गई थी? सबसे पहले किस देश में की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से छीन ली गई है? राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियाँ है किस देश के संविधान से छीन ली गई है? तो ये ली गई है वीआर जर्मन संविधान से, यानी कि जर्मन के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान जो है उसमें 395 अनुच्छेद था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? तो विदेश संबंध का जो विषय है वो संघ सूची में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ख्याति प्राप्त लेखक ने भारत को अर्धसंघ कहा था? किस ख्याति प्राप्त लेखक जो यहाँ पर लेखक ने भारत को अर्धसंघ कहा था? किसने कहा था अर्धसंघ भारत को? तो ये कहा था केसी हेवर्ड ने, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। किसने कहा था? तो केसी हेवर्ड ने। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? तो गोस्वामी समिति का जो गठन है ये किया गया था वर्ष 1990 में। वर्ष 1990 में गोस्वामी समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया? संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें के अंदर की केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है इसका वर्णन किया गया? तो संविधान के 12वें भाग में, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 12वें भाग में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थायी शासन की विषय किस सूची में आता है? तो अस्थायी शासन की जो विषय है ये किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? सिक्किम जो है इसका विलय भारतीय संघ में कब हुआ था? तो इसका विलय हुआ था 1975 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिक्किम का भारतीय संघ में जो विलय ये वर्ष 1975 में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से पृथक होकर यानी किस राज्य से अलग होकर सन 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था। वो कौन सा राज्य है जिस राज्य से अलग होकर 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य है अस्तित्व में हमारे सामने आया था? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य है ये मध्य प्रदेश से 2009 में अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अविशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को या स्थानीय सरकार को? अविशिष्ट शक्तियां जो है ये किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को अविशिष्ट शक्तियां जो है वो प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया गया? तो भारत में सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का जो विचार है ये लिया गया अमेरिका से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारिया कमीशन की स्थापना किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद हो जाता है उस विवाद को निपटाने के लिए सरकारिया कमीशन का स्थापना कब किया गया था? तो 1980 1980 में स्थापना किया गया था सरकारिया कमीशन का। और क्यों किया गया था? तो केंद्र और राज्य के बीच में विवाद को निपटाने के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रीट जारी कर सकता है? कौन सा रीट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए? तो वो लागू कर सकता है उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता को प्रदान करता है? भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो भारतीय संविधान में आपको याद रखना है 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट कर सकती है? तो भारत के संविधान के वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जो है वो रीट जारी कर सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? भारतीय संविधान का किस भाग का जो उद्देश्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? किसका उद्देश्य है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित की गई है? हमारा जो 19वां अनुच्छेद है उसमें नागरिकों की कितनी स्वतंत्रताएं का वर्णन किया गया? कितना स्वतंत्रता का वर्णन किया गया? तो 7 स्वतंत्रता का वर्णन किया गया 19वें अनुच्छेद में, 19वें अनुच्छेद में, 19वें आर्टिकल में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो याद रखना अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है ये क्या है? तो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान का किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया? तो भारतीय संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है? तो समाजवाद के सिद्धांत को 39वां अनुच्छेद जो है वो दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39वां आर्टिकल। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया है? किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया? तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों का जो संशोधन, इसमें सक्षम कौन होता है? तो इसमें सक्षम होता है संसद होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सांसद। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय के योग नहीं माना जाता है? संविधान का वो कौन सा प्रावधान है जिसको कि न्याय के योग माना ही नहीं जाता है? कौन सा प्रावधान है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको कि न्याय के योग माना ही नहीं जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति है या किस सभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद की जो संयुक्त अधिवेशन है इसको बुलाता कौन है? तो इसको बुलाता है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद की संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हाँ इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ से लाया जाता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक होता है वो लाया जाता है लोकसभा से या फिर राज्यसभा से। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक है ये लोकसभा या फिर राज्यसभा से लाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो लोकसभा की जो प्रथम महिला सभापति थी उनका नाम था मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मीरा कुमार जो है वो लोकसभा की प्रथम महिला सभापति थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो भारत में किसी भी विधेयक को धन विधेयक जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो प्रमाणित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? लोकसभा में संघ शासित जो प्रदेश होते हैं उनको 20 स्थान दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया था? किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम को पास किया गया था? तो ये पास किया गया था राजीव गांधी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो होता है 2 वर्षों का। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और 2 वर्षों नहीं, इसका तो 6 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्षों का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ ये था ना राजीव गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो राष्ट्रपति जो है ये संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो ये होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन का सदस्य। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। दोनों सदनों का सदस्य होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में जो लोकसभा है उनके सदस्यों की संख्या जो है वो 543 है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 543। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का जो विघटन है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? तो 18वीं लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी है उसको सीटें कितनी मिली हैं? तो उसको 99 सीटें मिली हैं। अब देख सकते हैं कि करंट का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, समझ गया ना? इसलिए आपको करंट में जो चीज़ें हुई हैं उनको भी आपको याद रखना है। जैसे कि 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? तो 99 सीटें मिली है। अब हो सकता है आपसे पूछ ले भारतीय जनता पार्टी को यानी बीजेपी को कितनी मिली है 18वीं लोकसभा में? तो याद रखना है 240। या फिर पूछ ले एनडीए को कितना मिला है? तो याद रखना है 292। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोई द्विसदनीय विधायिका नहीं है? द्विसदनीय विधायिका जो है ये भारत के किस राज्य में नहीं है? तो झारखंड राज्य में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 25 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 वर्ष होती है विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यापकों और स्नातकों के लिए सीटें आरक्षित की गई है? किस सदन में अध्यापकों के लिए और स्नातकों के लिए सीटें आरक्षित की गई है? तो राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं? तो किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से जो अधिक है सीटें या फिर स्थान जो है वो 500 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अवकाश की आयु है, छुट्टी की जो आयु है वो 65 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो भारत में उच्च न्यायालय जो है वो 25 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो की गई थी वर्ष 1916 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लूटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया है? प्लूटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया है? किस पुस्तक में दिया है? तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा गणतंत्र पुस्तक में। अगला गणतंत्र पुस्तक में प्लूटो ने न्याय संबंधी अवधारणा को दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में जो उच्च न्यायालय है वो सबको पता होगा। बिहार में जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? तो पटना में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो भारत की जो सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय है वो सबको पता होगा सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लेकर कितने न्यायाधीश हैं? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको लेकर कितने न्यायाधीश हैं? तो 34 न्यायाधीश हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय जो है ये रीट जारी कर सकता है? तो ये जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार तथा राष्ट्रपति कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो भारत सरकार तथा राष्ट्रपति के जो कानूनी सलाहकार हैं वो कौन होते हैं? तो महान न्यायवादी। ऑप्शन नंबर इसका महान न्यायवादी जो है ये भारत सरकार तथा राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कानून के शासन का विचार किसने दिया था? तो कानून के शासन का जो विचार है वो दिया था ए.वी. डाइस ने। ए.वी. डाइस ने कानून के शासन का विचार दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं उस सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए कितने स्थान आरक्षित थे? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए जो है 2 स्थान जो है आरक्षित थे, रिजर्व थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें कि चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई? तो 15वें भाग में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो भारत का चुनाव आयोग होता है उसमें 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त होता है? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको हटाने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास ही केवल होती है और प्रेसिडेंट के पास ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो भारत में जो राजनीतिक दल होते हैं उनको चुनाव चिन्ह जो है निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? तो भारत में जो नगरीय प्रशासन है वो लॉर्ड रिपन की देन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और ये क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना का बात की गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आपको याद ही रखना है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला? किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय स्वशासन जो है उसको मजबूती मिली थी? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन से स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिली थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता है ये कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता है ये हुआ था वर्ष 1965 में। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता जो है ये हुआ था। और सॉरी 96 नहीं 66 होना चाहिए, सॉरी इसका 66 होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता है ये हुआ था वर्ष 1966 में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता जो है वो हुआ था। सार्क का मुख्यालय, तो इसका आंसर तो बच्चे को पता हो, कई बार आपको बता चुके हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है जो कि नेपाल में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है ये वर्ष 1961 में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है उल्फा किस देश का आतंकवादी संगठन है। तो उल्फा जो होता है ये भारत का आतंकवादी संगठन है। उल्फा इसका भारतवाद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, और इसका होना चाहिए, और श्रीलंका ने इसका ऑप्शन एक दिया। इसका देखिए वैसे तो इसका नहीं, इसका आतंकवादी संगठन है, ये एक्टिव जो है वो भारत में, इसलिए ऑप्शन इसका सी ही सही होगा। उल्फा किस देश का एक आतंकवादी संगठन है। हमारे देश में आतंकवादी रहते नहीं है, लेकिन ये क्या है कि आधिकारिक रूप से नहीं है, एक अनाधिकारिक रूप से इसका आतंकवादी संगठन है उल्फा, जो कि भारत का ही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 6 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा जो मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है ये वर्ष 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऊपर जो आपको पॉलिटिकल साइंस का नोट्स बताएं उस नोट्स को जरूर ले लीजिएगा। और नोट्स में जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में भी चाहे लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सबको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। समझ गए। और जिन लोगों को भी लगता है कि उनकी तैयारी नहीं हुई है, खास रूप से जो ऐसे बच्चे जो कमजोर बच्चे उनको तैयारी नहीं हुई है, या तैयारी भी हुई भी है तो उतनी अच्छे से नहीं हुआ है, किन्हीं का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसी प्रॉब्लम जिन भी बच्चे को, उनको सबसे पहले उस पीडीएफ को ले लेना चाहिए और अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। उसमें जितना भी क्वेश्चन है उस सबको, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का, चैप्टर वाइज उसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है। और आपका जो इसका बच गया पॉलिटिकल साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, नक्सलवाद क्या, इस सब प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।